हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं FET एंड MOSFET। वी विल स्टडी FET, JFET एंड MOSFETs। और अब तक हमने जो किए थे वो थे BJTs। जो ट्रांजिस्टर किए थे दोज आर कॉल्ड बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। ओके, और अब जो हम करने जा रहे हैं दीज आर यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, यूनिपोलर और बाईपोलर के अंदर? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हैं, अभी तो मैं जो वर्ड है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो बता रहा हूँ आपको। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट्स होते हैं या जो करंट फ्लो होता है दैट इज़ ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स एज वेल एज द माइनॉरिटी कैरियर्स। और जब हम यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स की बात करेंगे तो उसके अंदर जो करंट है दैट इज़ ओनली ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण ही करंट होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट नहीं होंगे। ठीक है वहाँ। तो जो FETs हैं वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, उनको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। और UJT के अंदर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, UJT यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, UJT नहीं कहूँगा मैं इसको, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के अंदर FETs आते हैं। FETs का मतलब है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ओके, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम कैटेगरीज के अंदर, JFET एंड MOSFET के अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्टली जो आपने अब तक BJT किया है और जो FET किया है, जिसको मैं यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलता हूँ FET को, तो उसमें डिफरेंस क्या है बेसिकली? सबसे पहले तो ये देखिए, इसके अंदर ये देखो कि फर्स्ट डिफरेंस जो आपको बता चुका हूँ, मेजॉरिटी के कारण होता है यहाँ पर सिर्फ, और BJT के अंदर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के कारण होता है। सेकंड जो डिफरेंस है, जो FETs हैं, FETs बोलने का मतलब है यहाँ JFET और MOSFET दोनों आ गए, वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। उसमें इनपुट में वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे तो आउटपुट के अंदर कंट्रोल होगा। जैसे कि आपने VI कैरेक्टरिस्टिक जब देखी होंगी, आउटपुट VI कैरेक्टरिस्टिक, तो आपने ये देखा होगा कॉमन एमीटर के केस में आप IB को कंट्रोल करते हैं तो आपका आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट कंट्रोल होते हैं। जबकि BJT की बात कर रहा हूँ, BJT इज़ करंट कंट्रोल्ड, और जब FET की बात कर रहे हैं तो वो है वोल्टेज कंट्रोल्ड। तो VI कैरेक्टरिस्टिक यदि आपको याद हो, ध्यान हो, तो आपने VI कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे बनाई थी। दिस वाज VCE, दिस वाज VCE एंड दिस वाज IC। और यहाँ जो ये थे डिफरेंट IB के ऊपर थे, IB1, IB2, IB3, IB4, IB5, IB6 मीन्स सोन, इस तरीके से थे। इट मीन्स इनपुट में करंट को कंट्रोल करके आप आउटपुट के अंदर वोल्टेज और करंट को कंट्रोल कर रहे हो। तो इट मीन्स जो है BJT है दैट इज़ करंट कंट्रोल डिवाइस, और जो FET है दैट इज़ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट इज जो FET है उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, जबकि उसके कंपैरिजन में BJT का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है। उसको हम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस के जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो FET इज़ बेटर इन द व्हेन वी टॉक अबाउट द रेजिस्टेंसेस। जब रेजिस्टेंस के रेफरेंस में बात करेंगे, इम्पीडेंस के रेफरेंस में बात करेंगे, तो FET इज़ बेटर। नेक्स्ट है FET जो है वो लेस नॉइसी है, या उसके अंदर नॉइस लेवल लो है। नॉइस किस टाइप का होता है? सम टाइप ऑफ स्ट्रे सिग्नल्स। और जो BJT है उसका नॉइस लेवल हाई है। और नेक्स्ट है FETs गेन जो है वो ट्रांस कंडक्टेंस की फॉर्म में होता है, और यहाँ पर जो गेन होता है वो वोल्टेज गेन और करंट गेन की फॉर्म में होता है। ट्रांस कंडक्टेंस हम आगे पढ़ेंगे, आपको डिस्क्राइब करूँगा मैं क्या होता है।
तो यहाँ जो बीजेटी के अंदर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज गेन और करंट गेन और वोल्टेज गेन की फॉर्म में आप बात करेंगे। और जब आप बात करेंगे एफईटी की तो उसके अंदर ट्रांस कंडक्टेंस की फॉर्म में आप बात करेंगे। और नेक्स्ट है फैब्रिकेशन। इन फैब्रिकेशन की जब हम बात करेंगे तो 5%, इट टेक्स 5% प्लेस एज कम्पेयर टू बीजेटी। बीजेटी से बहुत छोटा साइज होता है इसका, इसलिए क्या है कि जो भी आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर्स आते हैं, मोबाइल के प्रोसेसर्स आते हैं, उसके अंदर बीजेटी उन प्रोसेसर्स के अंदर नहीं होता। उनके अंदर मोस्ट फैट्स जे फैट्स ये होते हैं। तो इट टेक्स अराउंड 20 टाइम्स लेस प्लेस ऑन द आईसी फैब्रिकेशन। आईसी फैब्रिकेशन की बात करेंगे तो 20 गुना कम प्लेस इसको लेना पड़ेगा, 20 टाइम्स लेस स्पेस रिक्वायर्ड है। और जब हम आईसी बीजेटी की बात करेंगे, इट टेक्स मोर प्लेस ऑन द आईसी एफईटी से कंपेयर करेंगे तो। उसके बाद अब तक तो जो हमने पढ़े हैं वो एडवांटेज थे, सभी एफईटी के एडवांटेज थे और बीजेटी के लिमिटेशंस थे। अब मैं कुछ पढ़ूंगा 1-2 पॉइंट्स अभी आगे हैं, वो क्या है, ऑल आर लिमिटेशंस। अब जो आगे है 2 लिमिटेशंस ऑफ फैट की लिमिटेशंस है। और वो क्या है, गेन लो होता है, गेन इसका लो होता है, देखिए गेन इज लो। और इस यहाँ देखेंगे तो बीजेटी का गेन हाई होता है। तो हाई गेन आपको चाहिए तो आप बीजेटी यूज़ करेंगे, लो गेन आपको एफईटी में मिलेगा। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। इट इज़ एक्सपेंसिव, जो फैट हैं वो एक्सपेंसिव हैं, और जबकि जो बीजेटी हैं दोज आर चीप। वो आप ये कह सकते हो कि आईसी फैब्रिकेशन की कॉस्ट लगाओ या कैसे भी है, क्योंकि इट टेक्स द एक्सपेंसिव स्टेप्स। जब इसको फैब्रिकेट किया जाता है तो इसके अंदर एक्सपेंसिव जो प्रोसेस है दैट इज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द बीजेटी। गेन बैंडविड्थ इज लेस। गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट होता है, ये याद रखना, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। गेन बैंडविड्थ, ठीक है, गेन मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, यदि आप किसी चीज़ का गेन इंक्रीज करोगे तो बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाएगी, यदि आप गेन डिक्रीज करोगे तो बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी। अब जो गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट है वो फैट के अंदर कम है, और जो गेन बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है वो बीजेटी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एफईटी। देखिए, एक तो यहाँ से ही पता लग रहा है आपको, गेन हाई है तो गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट भी हाई होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि बैंडविड्थ जो है वो आपकी बीजेटी की हाई है एज कम्पेयर टू एफईटी। तो ये हमने इनके कुछ कंपैरिजन पढ़े हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशन है, एफईटी कैसे बेटर है, एफईटी क्या लिमिटेशन है, वो हमने पढ़ी है। मेन जो लिमिटेशन एफईटी की आई वो एक तो गेन है, एक्सपेंसिव तो चलो वो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव हो रही है, जो एक्सपेंसिव वाला पॉइंट था वो अब ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्टली एडवांसमेंट हो रहा है उसके अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। तो लेकिन ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, गेन इज़ लो और गेन बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑल्सो लो। तो ये हमारे कुछ लिमिटेशन हैं, एडवांटेज हैं एफईटी के एज कम्पेयर टू बीजेटीज़। देखिए, अब एफईटीज़ को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। दीज आर एफईटीज़, और एफईटीज़ को क्लासीफाई करते हैं जेफेट और मॉसफेट, जंक्शन फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका पूरा नाम है MOS, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जब मैं जेफेट की बात करूंगा तो ये 2 टाइप के होते हैं, N चैनल और P चैनल। जब मैं मॉसफेट की बात करूंगा तो ये पहले एनहांसमेंट टाइप फिर डिप्लीशन टाइप, 2 टाइप के हैं।
again enhancement can be classified in the N channel and P channel, और डिप्लीशन टाइप अगेन N चैनल एंड P चैनल। ठीक है, इसमें क्लासीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे JFET कैसे वर्क करता है, JFET की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखिए। अब ये जो है ये एक सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट है, N टाइप सबस्ट्रेट है। इसके ऊपर हमने P टाइप का यहाँ डॉपिंग कर दिया, एक रीजन यहाँ P टाइप का बना दिया, एक रीजन मैंने यहाँ P टाइप का बना दिया। ठीक है, तो ये यहाँ क्या है, दिस इज ड्रेन, यहाँ एक टर्मिनल लगा दिया ड्रेन है, और यहाँ एक टर्मिनल लगा दिया सोर्स है। ठीक है, इस सबस्ट्रेट का एक जो साइड है उसको मैंने सोर्स बोला और एक साइड को ड्रेन बोला। और फिर क्या हुआ कि जो गेट है, ये जो चैनल्स बनाए थे उन दोनों को कनेक्ट करके आपस में कनेक्ट कर दिया और ये बन गया गेट। यदि मैं इन सभी टर्मिनल्स को बीजेटी से कंपेयर करूं तो जो गेट है दैट इज इक्विवेलेंट टू बेस, और जो सोर्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू एमिटर, और ड्रेन है दैट इज इक्विवेलेंट टू कलेक्टर। ध्यान रखना, ये इसको कंपेयर करेंगे तो दिस इज बेस, दिस इज एमिटर एंड दिस इज कलेक्टर। अब देखिए इसकी वर्किंग क्या होती है। वर्किंग कैसे है, अभी मैंने गेट टर्मिनल यूज नहीं किए। पहला केस है मैंने गेट टर्मिनल यूज नहीं किए। जब आप गेट टर्मिनल यूज नहीं करेंगे तो सिर्फ मैंने क्या लगाया हुआ है, सिर्फ ड्रेन और सोर्स अप्लाई कर रखा है, ड्रेन और सोर्स के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, मैंने गेट टर्मिनल को यूज नहीं किया है। ठीक है, गेट टर्मिनल इज नॉट यूज्ड एट प्रेजेंट। तो जब गेट टर्मिनल को यूज नहीं करूंगा तो देखिए यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि गेट टर्मिनल के ऊपर यहाँ पी चैनल था, सॉरी P डॉपिंग किया हुआ है, यहाँ भी P डॉपिंग किया हुआ है। अब क्या होगा, सोर्स और ड्रेन के बीच में आपने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, और पोटेंशियल इस तरीके से अप्लाई किया है कि जो सोर्स है वो तो फॉरवर्ड बायस बने और जो ड्रेन है वो रिवर्स बायस बने। जैसे आपको याद होगा जब मैं बीजेटी पढ़ा रहा था तो वहाँ भी मैंने ये बताया था कि जो कलेक्टर है दैट मस्ट बी रिवर्स बायस। याद होगा आपको कि कलेक्टर को मैंने ये बोला था कि कलेक्टर को रिवर्स बायस बनाना है, तो मैंने आपको बताया था C इज इक्वलेंट टू कलेक्टर। यदि मैं बीजेटी से कंपेयर करूँ तो आपको लिखनी नहीं है ये चीज़ें, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ड्रेन को आपने रिवर्स बायस बनाना है, ठीक है, और सोर्स को आपने फॉरवर्ड बायस बनाना है। ठीक है, अभी गेट हम अप्लाई नहीं कर रहे। अब देखिए ध्यान से समझना, ये यदि आप यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए ये N टाइप है और ये P टाइप है। अब याद कीजिए आप डायोड को याद कीजिए। जो डायोड के अंदर जब मैंने रिवर्स बायस बनाया था, डायोड को जब मैंने रिवर्स बायस किया था तो वहाँ एक डिप्लीशन लेयर आ गई थी। याद कीजिए डायोड, मैं डायोड दोबारा बना रहा हूँ, अब इसको याद करते हैं हम। तो यहाँ यदि मैं P लगा दूँ और यहाँ यदि मैं N लगा दूँ, ठीक है, P और N इस तरीके से, तो क्या होगा यदि मैं इसके अंदर रिवर्स बायस लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने रिवर्स बायस लगा दिया तो क्या हुआ कि इसके अंदर डिप्लीशन लेयर बहुत एक्सपेंड करके डिप्लीशन लेयर यहाँ तक आ जाएगी, कुछ डिप्लीशन लेयर की विड्थ इतनी हो जाएगी। याद कीजिए आप, यदि मैंने फॉरवर्ड बायस किया था डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत कम थी, वो दैट वाज लाइक हियर, वो कुछ इस तरीके से थी। लेकिन जब मैंने इसको रिवर्स बायस कर दिया तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, क्लियर है ये। तो क्या होगा,
कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ जब इतनी ज़्यादा हो गई तो अब क्या होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ देखिए ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है, ये एन को रिवर्स बायस कर रहा है, और ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक है, रिवर्स वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है, वो डिक्रीज होती जा रही है इधर, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है इधर। यहाँ ये पी टाइप है, यहाँ ये एन टाइप। आप एक तरीके से मान सकते हो डायोड है, एक तरीके से मान सकते हो डायोड है। ठीक है, कुछ ऐसा ही मान लो आपने ये डायोड बनाया, ठीक है, और यहाँ तो आपने एक तरफ तो आपने जीरो पोटेंशियल लगा दिया, इसको तो आपने ग्राउंड कर दिया, और इसको आपने, ये पी और एन था, इसको आपने क्या किया, रिवर्स बायस कर दिया। ठीक है, रिवर्स बायस कर दिया। ठीक है, यही काम कुछ ऐसा हो रहा है कि इसके ऊपर तो आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, नो पोटेंशियल इज अप्लाइड हेयर, और यहाँ आपने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, और वो जो पोटेंशियल है वो इसको रिवर्स बायस बना रहा है। वो जो पोटेंशियल वो यहाँ ड्रॉप भी होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ इस थ्रू आउट दिस सबस्ट्रेट द पोटेंशियल गोइंग डाउन, वो पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है। और यहाँ देखो यहाँ फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, मीन्स जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, रिवर्स जो बायसिंग की हुई है आपने इसको, वो नेचर, वो कैरेक्टर यहाँ डिक्रीज होता जा रहा है। इज इट क्लियर? वो थ्रू आउट दिस सबस्ट्रेट डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो ये यहाँ एक डायोड टाइप का आपको दिख रहा है, पी और एन टाइप का, और एक यहाँ पी और एन टाइप का दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा डायोड है, मैं ये कह रहा हूँ पी एन जंक्शन है, ये पी एन जंक्शन है, ये पी एन जंक्शन है, जंक्शन नजर आ रहे हैं। तो यहाँ डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। वो जो डिप्लीशन लेयर है वो थ्रू आउट द लेंथ, इस थ्रू आउट द लेंथ सेम विड्थ की क्रिएट नहीं होगी, वो ऐसी क्रिएट नहीं होगी, वो ऐसी क्रिएट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो कैरेक्टर है रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक, वो यहाँ ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा है, और इस साइड आगे जाके कम हो जाएगी। तो यहाँ जो डिप्लीशन जो विड्थ है वो यहाँ कम होगी, और यहाँ जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ विड्थ ज़्यादा है देखिए, और यहाँ कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बायसिंग कम है। आगे आगे जाएंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी रिवर्स बायसिंग। तो इसलिए क्या होगा कि इसके अंदर ये चैनल जो ये शेप बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, अब देखिए यदि ये वोल्टेज लो है, मैं लो वोल्टेज से स्टार्ट करता हूँ, तो ये जो चैनल है उसकी जो विड्थ है वो कुछ ऐसी होगी। देखिए ठीक है, जब मैंने इस वोल्टेज को इंक्रीज किया तो विड्थ कुछ ऐसी आ गई। ये दोनों तरफ होगा, इधर भी हो रहा है ये काम, इधर भी हो रहा है ये काम, ये उधर भी हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है ये काम, सेम चीज़। जब मैंने वोल्टेज और इंक्रीज की तो ये विड्थ कुछ ऐसी आ गई। जब मैंने और वोल्टेज इंक्रीज की तो ये विड्थ ऐसी आ गई। ठीक है, और यही काम यहां हो रहा है, यही काम यहां हो रहा है। क्या होगा, जैसे जैसे मैं ये वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज कर रहे हैं ना इधर। जैसे जैसे मैं ये वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट इंक्रीज होता चला जाएगा, करंट इंक्रीज होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चैनल बहुत क्लोज आ जाएंगे और वो करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, वो आगे फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, और वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इंक्रीज हो रहा है शुरू में इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो
तो क्या होगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, करंट इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो क्या है कि आपका जो करंट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, उसके बाद जब ये चैनल बहुत नज़दीक आ जाएंगे, ये चैनल बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो उसके बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, करंट इंक्रीज नहीं करेगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाएगा। और जब आप और ज़्यादा इंक्रीज करोगे वोल्टेज, और ज़्यादा इंक्रीज करोगे, तो यहाँ क्या होगा, आपको पता ही है, रिवर्स ब्रेक डाउन होता है डायोड के अंदर, पीएन जंक्शन पे भी ब्रेक डाउन होता है, तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा वोल्टेज जब आप इंक्रीज करोगे तो दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, शुरू में इंक्रीज होगा, शुरू में इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस रीजन को, जो ये रीजन है, इसको ओमिक रीजन बोलते हैं। ओमिक रीजन, ओमिक रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यहाँ ये वोल्टेज है और ये आई है। वोल्टेज कौन सी है, दिस वोल्टेज VDS, और आई कौन सा है, ID, ड्रेन। देखिए जो इनके नोटेशन है वो देने का तरीका वही है जैसे आप वहाँ देते थे, BJT के अंदर देते थे। BJT के अंदर इसको हम क्या लिखते थे, V एमिटर कलेक्टर, V वहाँ हम ड्रेन और सोर्स है यहाँ, जैसे वहाँ एमिटर और कलेक्टर थे, और ऐसे यहाँ वहाँ IC था और यहाँ क्या है, यहाँ ID है, ड्रेन से रिप्रेजेंट किया हमने इसको। तो ओमिक रीजन इसको क्यों बोलते हैं, ओमिक रीजन इसलिए बोलते हैं कि ये लीनियर है, दिस पोर्शन इज लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, उतना ही करंट, उसी रेशो में करंट इंक्रीज हो रहा है, जिस रेशो में वोल्टेज इंक्रीज हो रही है उसी रेशो में करंट इंक्रीज हो रहा है। वी कैन से दैट हेयर इट विल फॉलो द रूल VDC डिवाइड बाई ID इज कॉन्स्टेंट इन ओमिक रीजन। मैं सिर्फ ओमिक रीजन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा किसी और रीजन की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ इस ओमिक रीजन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, जब जिस टाइम में ये बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो उसके बाद क्या है, आप वोल्टेज इंक्रीज करते रहो, वोल्टेज इंक्रीज करते रहो, और आपका करंट इंक्रीज नहीं होगा। तो इस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज करने का इफेक्ट नहीं पड़ रहा किस चीज़ के ऊपर, वोल्टेज इंक्रीज करने का इफेक्ट किस चीज़ के ऊपर नहीं पड़ रहा, करंट के ऊपर नहीं पड़ रहा। आप वोल्टेज इंक्रीज किए जा रहे हो यहाँ से, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा, करंट सैचुरेट हो गया। और जो ये रीजन है, यहाँ जो रीजन है, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन, क्योंकि यहाँ ब्रेक डाउन हो गया। एक्चुअली तो ये ब्रेक डाउन है, एक्चुअली जो ब्रेक डाउन हुआ वो यहाँ हुआ है। ठीक है, तो ये है इसकी वर्किंग। जब मैंने कोई भी गेट वोल्टेज नहीं लगा रखी तो ये ऐसे वर्क करेगा। गेट वोल्टेज लगा देंगे तो क्या करेगा वो अभी मैं बताता हूँ। अब यहाँ मैंने क्या किया, सिर्फ गेट वोल्टेज लगाई है मैंने, ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं लगा, सिर्फ गेट पर वोल्टेज लगाई है। सोर्स और गेट के बीच में मैंने वोल्टेज लगा दी। ठीक है, सोर्स हमने पहले भी यूज़ किया, सोर्स हम अब भी यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, कॉमन सोर्स हो गया ना, क्योंकि जब मैंने पहले वाला वो सर्किट बनाया था तब भी हमने सोर्स यूज़ किया था और अब भी हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये कॉमन सोर्स हुआ। इट मीन्स कहाँ किससे कंपेयर कर सकते हैं इसको, कॉमन एमीटर से कंपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, सोर्स इज इक्वल टू एमीटर, मैंने बताया था आपको, समझने का तरीका है उसी तरीके से समझ सकते हो आप। अब देखिए यहाँ इसको आपने रिवर्स बायस किया, ठीक है, आपने एमीटर को रिवर्स बायस किया है, और जो ये है इसको भी रिवर्स बायस किया। मीन्स यहाँ ये P है, P को आपने N दे दिया, और यहाँ ये N है, N को आपने P दे दिया, तो रिवर्स बायस किया। अब जैसे जैसे जब ये जीरो थी तो ये नॉर्मली यहाँ कुछ नहीं था, कोई भी
यहाँ पर डिप्लीशन लेयर नहीं थी। ये जो है ये तो आपका यहाँ जो शो कर रहा है, ये जो चीज़ है ये क्या शो कर रहा है, जो टॉपिंग की हुई है। लेकिन जो इसके बाद की जो ये चीज़ शो कर रहा है, दिस इज डिप्लीशन लेयर। जो डिप्लीशन लेयर एक्सटेंड हो गई, क्यों एक्सटेंड हो गई, क्योंकि आपने इसको रिवर्स बायस कर रखा है इसलिए। और जो रिवर्स बायसिंग है वो ऐसा नहीं है कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, वो सेम है थ्रू आउट दिस लेंथ सेम है। तो इसलिए जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इक्वली एक्सटेंड हुई है, यहाँ भी इक्वली एक्सटेंड हुई है। ऐसा नहीं है कि कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी। अब ये देखिए, ये चीज़ समझ आ गई होगी ना आपको कि डिप्लीशन लेयर इक्वली बड़ी है। यदि मैं इस वोल्टेज को और इंक्रीज कर दूं तो डिप्लीशन लेयर और बढ़ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। और बढ़ा दूं तो डिप्लीशन लेयर और बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ेगी इक्वली, इंक्रीज इक्वली होगी। ठीक है, इक्वली इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं है कि अनइक्वली इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ भी सेम होगा, सेम प्रोसेस से आओ, जो यहाँ होगा वो वही यहाँ होगा। यदि मैं वोल्टेज और इंक्रीज कर देता हूँ तो ये और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज कर दूँ तो और आगे इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बढ़ती जाएगी। अब इस डायग्राम को और इस डायग्राम को पीछे वाला जो डायग्राम था, इससे पीछे वाला जो डायग्राम था, इसको सुपर इम्पोज कर दो एक दूसरे के ऊपर। सुपर इम्पोज कैसे करोगे? सुपर इम्पोज करने का मतलब ये है, यहाँ जो इफेक्ट जब 0 वोल्ट के ऊपर था, जब वो 0 वोल्ट पे है, जब गेट 0 पे है, ये गेट है, ये दोनों टर्मिनल गेट के हैं, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इनको इकट्ठा शॉर्ट कर दिया जाता है, तब एक गेट का टर्मिनल बनता है। तो जब गेट टर्मिनल 0 वोल्ट पे था तो चैनल इतने आ रहा था, और जब गेट के ऊपर आपने सप्लाई लगा दी तो चैनल की विड्थ कुछ और आ रही है। अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखोगे तो ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, सपोज करो अकेला जब आपने गेट लगाया, सपोज करो ये डोपिंग, ये पी टाइप है। ठीक है, ये पी टाइप ही है। जब आपने अकेला गेट और सोर्स लगाया तो स्ट्रक्चर बना है कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? डिप्लीशन लेयर का। और जब आपने गेट सोर्स लगाया है तब स्ट्रक्चर बना है कुछ ऐसा। तब तो सेम बनेगा ना, मीन्स जो विड्थ होगी उसकी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ होगी वो थ्रू आउट द लेंथ सेम होगी। अब देखिए, एक बार में आपने एक वोल्टेज सप्लाई दी गेट सोर्स की तो ये आई, और जब आपने ड्रेन सोर्स की दी तो ये आई। अब क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो ऐड हो जाएंगे, और जो टोटल आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कंबाइंड इफेक्ट हो गया, इस दिस प्लस दिस हो गए। इट मीन्स क्या हुआ, क्या देखने में आया है, गेट वोल्टेज जब आप लगाओगे तो आपका पिंच ऑफ जल्दी आ जाएगा। पिंच ऑफ क्या था, शायद मैंने पिंच ऑफ वर्ड यूज नहीं किया। पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है जब आपका ये कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ जो वोल्टेज आई, ये जो वोल्टेज है, दिस इज पिंच ऑफ वोल्टेज। जिसके बाद आपका करंट कांस्टेंट हो गया, जिसके बाद आपका जो चैनल है, चैनल ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, उसमें से अब करंट और इंक्रीज नहीं हो रहा। और मैं पूरा क्लोज तो नहीं कहूँगा क्योंकि फिर तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, लेकिन वो मैक्सिमम एक्सटेंड हो चुका है जितना उसको एक्सटेंड होना है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। जैसे आप चैनल गेट है, चैनल गेट आप बंद करते हो, इस तरीके से ये एक्सटेंड हो रहे हैं और इससे ज़्यादा इसमें करंट, आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो और करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट ज़्यादा फ्लो नहीं कर, करंट इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये है पिंच ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ क्या होगा कि जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो पिंच ऑफ वोल्टेज अब जल्दी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा। अब जो गेट पे जो लगा, गेट और सोर्स के बीच में जो लगा रखा है, ड्रेन और सोर्स के बीच में लगा रखा है, वहां उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा। इज इट क्लियर? कंबाइंड इफेक्ट देखने में मिलेगा, और कंबाइंड इफेक्ट जब देखने में मिलेगा तो गेट के ऊपर लगी हुई वोल्टेज उसको और भी ज़्यादा
मोटिवेट कर रही है, आप ये कह सकते हो, उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है चैनल की विड्थ को, सॉरी, जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ को और इंक्रीज कर रही है, एडिंग अप, गेट वोल्टेज इज एडिंग अप द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, उसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ को इंक्रीज कर रही है। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो इसके अंदर, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर। हाँ, नेक्स्ट डायग्राम में तो मैंने वो दिखाया है कि क्या इफेक्ट होगा इसका जब आप इकट्ठा लेके चलते हो तो। हाँ जी, देखिए ये एक्चुअली ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ओमिक रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ओम्स लॉ का आप कर्व कभी देखा होगा तो ओम्स लॉ का कर्व स्ट्रेट होता है, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। यदि कोई कर्व ऐसा आ रहा है, डायोड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी आपने, डायोड कैरेक्टरिस्टिक ये आई थी, तो दिस इज नॉट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ नहीं है ये, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है कि लीनियर कर्व होता है, उसका लीनियर होता है, ये देखिए लीनियर है। तो यहाँ से यहाँ तक लीनियरिटी है, ऑलमोस्ट लीनियरिटी है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओमिक रीजन है ये। उसके बाद यहाँ आगे क्या होता है, यहाँ सैचुरेशन आ जाता है, फिर नो इंक्रीज, कोई इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि ये कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद क्या है कि उस जब और फर्दर इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को तो फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन रिवर्स ब्रेक डाउन आपने पढ़ा होगा कि जब मैं रिवर्स बायस डायोड के अंदर पीएन जंक्शन के ऊपर, डायोड में बोल रहा हूँ, आप पीएन जंक्शन समझ सकते हैं, पीएन जंक्शन एंड डायोड, ठीक है। डायोड क्या है, डायोड इज ऑल्सो पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के अक्रॉस में जब रिवर्स बायस इंक्रीज करता जाऊंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वैसा ही ब्रेक डाउन यहाँ होता है, कुछ ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक शो की है, जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप गेट सोर्स के ऊपर वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा कि जो ड्रेन करंट है वो डिक्रीज होता जाएगा, ड्रेन करंट डिक्रीज होता जाएगा, ड्रेन करंट डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, जब ये जीरो था तो उस टाइम ड्रेन करंट ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इंक्रीज कर दिया तो ड्रेन करंट कम होता गया, क्योंकि गेट सोर्स के ऊपर जो वोल्टेज लगी हुई है वो डिप्लीशन लेयर को और भी वाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो उसमें उसकी विड्थ में एड अप कर रहा है, ऐड कर रहा है उसके अंदर, जो उसकी विड्थ इंक्रीज होती जा रही है, विड्थ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली करंट वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू जब ये वोल्टेज लो थी तब, ठीक है। ये कुछ कर्व दिखाऊंगा मैं आपको आगे, कुछ शो करूंगा कर्व। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका इफेक्ट होता है गेट सोर्स वोल्टेज का। जब गेट सोर्स वोल्टेज जीरो थी तब देखिए आपका सेम पर्टिकुलर वोल्टेज की बात करते हैं, इस वोल्टेज के ऊपर करंट कहाँ जा रहा है, पहले करंट यहाँ जा रहा था, इतना करंट जा रहा था, ठीक है। जब मैंने गेट सोर्स वोल्टेज जीरो लगा रखी थी, जब मैंने गेट सोर्स वोल्टेज -1 कर दी तो सेम वोल्टेज के ऊपर करंट डिक्रीज हो गया, सेम वोल्टेज के ऊपर करंट अब इतना डिक्रीज हो गया, पहले सेम वोल्टेज पे करंट इतना था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने और डिक्रीज कर दिया, ये ले लेते हैं ऐसे। अब देखिए पहले करंट इतना था, मैंने -1 वोल्ट लगा दिया तो करंट इतना आ गया, करंट इतना डिक्रीज हो गया। -2 वोल्ट लगा दिया तो करंट इतना डिक्रीज हो गया, -3 वोल्ट लगा दिया तो करंट इतना डिक्रीज हो गया। करंट देखिए डिक्रीज होता जा रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है कि सेम वोल्टेज के ऊपर मैं चेक करता हूं तो करंट डिक्रीज हो रहा है। और चीज भी देखिए
कि यहाँ पिंच ऑफ थोड़ा लेट आ रहा है, यहाँ पिंच ऑफ थोड़ा और जल्दी आ जाएगा, यहाँ पिंच ऑफ और जल्दी आ जाएगा, यहाँ पिंच ऑफ और जल्दी आ जाएगा। तो पिंच ऑफ वोल्टेज भी जल्दी आ जाती है। यदि आप गेट सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, गेट सोर्स पे जो वोल्टेज होती है वो रिवर्स बायस लगती है, यदि आप उसको इंक्रीज करते हो तो क्या होगा कि पिंच ऑफ वोल्टेज जल्दी आ जाएगी। उसके साथ साथ और क्या होगा कि जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन भी आपका जल्दी हो जाए। ब्रेकडाउन के अंदर तो बहुत इफेक्ट देखने में मिलता है। ब्रेकडाउन देखिए इसका कहाँ हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है और इसका ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है। जब गेट सोर्स वोल्टेज 0 लगाई है तो ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है देखिए। और जब मैंने इंक्रीज कर दी, रिवर्स बायस में इंक्रीज कर दी, तो ये ब्रेकडाउन जल्दी हो गया। और उसके बाद जब मैंने और इंक्रीज कर दी, ब्रेकडाउन और जल्दी हो गया। फिर मैंने और इंक्रीज कर दिया, ब्रेकडाउन और जल्दी हो गया। ठीक है, ये वी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने मिले। वहाँ मैंने पीछे क्या हुआ था, सिंगल ही दिखाई थी, यहाँ ये सारी देखने में मिल रही है आपको। ये देखिए अब आगे कुछ पैरामीटर्स हैं, जेफेट के कुछ पैरामीटर्स हैं। वो क्या है, आईडीएसएस। आईडीएसएस जो है वो ड्रेन सैचुरेशन करंट है। व्हेन गेट इज ओपन, जब गेट को मैंने ओपन रखा है उस टाइम, जब IGS 0 है, सॉरी VGS 0 है, जब मैंने गेट को ओपन रखा है, तो उस टाइम जो करंट है उसको मैं बोलता हूँ IDSS, ड्रेन सैचुरेशन करंट। ड्रेन सैचुरेशन करंट। उसके बाद क्या है, डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस, RD। RD क्या है, डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस, और RD इज इक्वल टू VDS डिवाइड बाई ID। यदि VGS कांस्टेंट है, तो यदि VGS कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला आता है डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट, स्टैटिक ड्रेन रेजिस्टेंस। स्टैटिक ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होता है देखिए, RD इज इक्वल टू VDS डिवाइड बाई ID। यहाँ वो कोई कंडीशन नहीं है कि वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्या है। और उसके बाद क्या है, म्यूचुअल कंडक्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस। मैंने आपको बताया था कि जो BJT है उसका गेन मेजर करने का तरीका होता है कि उसको वोल्टेज गेन और करंट गेन की फॉर्म में मेजर किया जाता है। ठीक है, जबकि जब हम मॉसफेट की बात, फैट की बात करेंगे तो उसके अंदर हम ट्रांस कंडक्टेंस की फॉर्म में देखेंगे। तो ट्रांस कंडक्टेंस का मतलब क्या है, ट्रांस से आप क्या समझते हो? ट्रांस का मतलब होता है क्रॉस। ठीक है, ट्रांस, ट्रांस का मतलब क्रॉस। तो क्या है, आप ट्रांसफर भी समझ सकते हो। ट्रांसफर मतलब उसको क्रॉस करके आ गया। तो क्या है कि आउटपुट का तो करंट ले लिया आपने, ये करंट तो आउटपुट का है, और जो ये वोल्टेज है ये इनपुट की है। एक चीज, एक पैरामीटर आउटपुट का हो गया और एक पैरामीटर इनपुट का हो गया। पैरामीटर जो आउटपुट का है वो करंट है, और जो पैरामीटर इनपुट का है वो वोल्टेज है। इसको आप बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। दिस इज ट्रांस कंडक्टेंस। ये किस कंडीशन के ऊपर है, जब आप ड्रेन सोर्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो जब आप ड्रेन सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं तब है ये। एम्पलीफाइंग फैक्टर क्या हो गया, एम्पलीफाइंग फैक्टर इज इक्वल टू VDS, डेल्टा VDS डिवाइड बाई डेल्टा VGS। जब ID कांस्टेंट है, तो ID जब कांस्टेंट है तब उस फॉर्म में जो वोल्टेज, देखिए यहाँ हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकाल रहे हैं आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज का। ठीक है, तो या आप कह सकते हैं RD मल्टीप्लाइड बाई GM, ये चीज आप निकाल सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हो गए जेफेट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे।
थोड़ा सा हम जेफेट और मॉसफेट के डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ दिए देखिए, इनके सिंबल भी देखिए, यहाँ ये है, ये एन चैनल है और ये पी चैनल है। चैनल कौन सा, एन चैनल और पी चैनल कौन सा, देखिए यहाँ ये चैनल किस में बन रहा है, जो चैनल ये है, ये एन के अंदर बन रहा है तो एन चैनल। यदि ये पी सबस्ट्रेट होता तो हम पी चैनल बोलते। तो एन चैनल और पी चैनल, यहाँ से सबस्ट्रेट यदि एन टाइप है तो एन चैनल, सबस्ट्रेट यदि पी टाइप है तो पी चैनल। ठीक है, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। और आज के लिए, अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। जेफेट हमने डिस्कस किया है। जेफेट यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो मॉसफेट पढ़ेंगे। मॉसफेट भी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।